राजस्थानी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम की दृष्टि से आज हम जिस कालखंड की बात करने जा रहे हैं उसे काल परंपरा में उत्तर मध्य काल का नाम दिया गया है। यदि हम प्रवृत्ति की बात करें तो इस काल में 3 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से रही और उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर उसको नाम दिया गया रीति काल, श्रृंगार काल एवं नीति काल। सामूहिक रूप से इन्हें रीति, श्रृंगार एवं नीति काल का नाम दिया गया है। इस काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक विशेष बात हमारे सामने आ रही है। इस सदियों से जो संघर्ष चल रहा है पिछले 700-800 सालों से, 1000 सालों से व्यापक रूप से जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष अपेक्षाकृत कम हुआ और थोड़ी सी शांति स्थापित हुई। केंद्रीय सत्ता मुगल सम्राटों के हाथ में थी और छोटे छोटे राज्य थे वो अपनी स्वायत्तता भी बनाए हुए थे और मुगल साम्राज्य से भी जुड़े हुए। संघर्ष भी अपेक्षाकृत कम हुए और ऐसी अवस्था में भक्ति काल ने थोड़ा सा लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन लेकर आ गए थे और अब ऐसा लग रहा था जो संघर्ष था वो थमने लगा। संघर्ष चल रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका दायरा सीमित था। मुगल साम्राज्य को लोगों ने मान लिया ये हमारा भाग्य है और उन्होंने भी ये मान लिया ये हमारा धर्म। जब शांति होती है, जब युद्ध नहीं होते, जब संघर्ष नहीं होते, तब साहित्य का विकास होता है, कला का विकास होता है, लोगों का ध्यान विभिन्न स्थितियों की ओर जाता है। यही इस युग में भी हुआ। अब तक मुगल साम्राज्य में जो सम्राट थे, जो प्रारंभ में जिस विचारधारा को लेकर आए थे, वे अब संघर्ष मिटने के बाद भोग विलास में चले गए और कला और संस्कृति का विकास करते हैं। और ये कला और संस्कृति का विकास करना, भोग विलास में जाना, उसका प्रभाव राजस्थान के शासकों पर और उन्होंने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया। शिल्प स्थापत्य साहित्य की दृष्टि से बहुत विकास हुआ और यह भी हुआ कि एक व्यापक स्वरूप में जो प्रारंभ में राज्याश्रित कवियों की परंपरा थी वो परंपरा पुनर्जीवित हो गई। मुनिजन खानों की स्थापना होने लगी। राजाओं ने कलाकारों को, साहित्यकारों को, अपने संगीतकारों को अपने यहाँ प्रश्रय देना प्रारंभ किया और उनको अपने यहाँ शरण देकर उस कला का विकास किया। इस कला के विकास से एक बात हुई, जो कला, जो साहित्य अब तक जनता से जुड़ा हुआ था, वीरता के भाव से जुड़ा हुआ था, वो रीति श्रृंगार पर आकर अटक गए। लोग अपने को बड़े से बड़ा कवि सिद्ध करने के लिए रीति के चक्कर, रीति कहते हैं काव्य सृजन की विशिष्ट कला। उसके पश्चात एक और विशेषता काव्य में आई और वो विशेषता थी श्रृंगार। श्रृंगार यानी नक्सिक का सौंदर्य का वर्णन। इस नक्सिक सौंदर्य के वर्णन में जैसे बताया, स्त्री को भोग की वस्तु माना जाने लगा था और उसी के कारण वो स्त्री के नक्सिक सौंदर्य में भी परिवर्तन, सौंदर्य के वर्णन में भी परिवर्तन है। चूंकि साहित्य में छंद, अलंकारों का, रीतियों का,
काव्य दोषों का, गुणों का, शब्द शक्तियों का इनका विकास हुआ, इसलिए इसे नीति काल कहा गया। श्रृंगार का बाहुल्य रहा रचनाओं में, इसलिए श्रृंगार काल कहा गया। और एक और विचार करा जो थोड़ा बाद के काल में हुई, लेकिन रचनाएं बहुत थी, और वो रचनाओं का क्रम था नीति प्रधान रचनाओं का सृजन, इसलिए से नीति काल का नाम दिया। जीवन में अर्थ की प्रधानता हो गई थी। लोग रचना इसलिए करने लगे थे कि उन्हें इनाम मिलेगा। जैसा कि बिहारी के संबंध में कहा जाता है, जब वो एक दोहा लिखते थे तब महाराजा जयसिंह थे, उन्होंने एक स्वर्ण की मुद्रा को एक यही कारण रहा कि लोग, और इस तरह की, यह तो एक उदाहरण है, इस तरह के और भी कई गुणीजन खानों की स्थापना हुई और वहां साहित्यकारों को इस प्रकार से प्रश्रय मिला और वे अपनी कला का प्रदर्शन करते। पुरुष की एक कमजोरी होती स्त्री का श्रृंगार का वर्णन देखना सुनना, और उन्होंने काव्य में इस प्रकार का प्रयोग किया। और इस काव्य के प्रयोग से कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि नैतिकता का हास हो गया, नैतिक आदर्श थे वो भूल गए। और एक और, चूंकि बहुत ज्यादा स्त्रियां हारम में, महलों में रखी जाने लगी, इसलिए एक और समस्या पैदा हुई कि आंतरिक होड़ हो गई, उत्तराधिकार में होड़ होने लगी और समाज, राज्य, व्यवस्था में षड्यंत्र होने लग गए। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने लगा, और यह कहा जा सकता है कि एक दृष्टि से तो समाज में जो आदर्श थे वो आदर्शों का थोड़ा कुछ स्तर पर ह्रास हुआ, और यही कारण था कि उस ह्रास के होने के कारण ही, उस नैतिकता में पतन होने के कारण ही नीति काव्य का सृजन किया गया। राजकोष रिक्त हो रहे थे, भोग विलास, श्रृंगार, निर्माण, इनमें पैसा व्यय होने लगा था, जनता करों से दबने लगी थी, और समाज में शोषक और शोषित पर निकले लगे। ऐसी ही परिस्थितियों में एक और, इसके उत्तर का एक और विदेशी शासक आता है, जिसे, जो कि अंग्रेज थे, और उन्होंने भी आके भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। विदेशी संस्कृति फैलने लगी थी। लोग अंग्रेजों में, जो पहले कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। ऐसी अवस्था में धर्म भी परिवर्तन होने लगा था, मंदिर और मठ भी भोग विलास के साधन बन गए थे, वहां भी षड्यंत्र चलने लगा था। और हम देखते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से जो कुछ भी हुआ वह स्वजन स्वांतः सुखाय होता था, सर्वजन हिताय होता था, वह पूरा साहित्य संत ज्योति पर आकर अटक, सूची मत विकृत होने लगा। स्त्री का सौंदर्य ही काव्य कलेवर बन गया। कविता चमत्कार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होने लगा, कविता को नियमों बांधने लग गया, और रचना प्रक्रिया के से जुड़े ग्रंथों का भी इसी कारण सृजन। यही कारण रहा कि इस युग को रीति का, श्रृंगारिक काल या नीति काल का नाम दिया। इस काल में रचनाओं में विभिन्नता बहुत थी, विभिन्न स्वर दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग धर्म की बात भी लिख रहे थे, कुछ लोग वीरता की बात भी लिख रहे थे, कुछ लोग श्रृंगार की रचनाएं लिख रहे थे, कुछ लोग नीति की बातें लिख रहे थे, कुछ लोग नीति की बातें लिख रहे थे। और उसके उत्तर काल में आते हुए तो आधुनिक काल की गूंज भी सुनाई देने लग गई थी, और ऐसा लगा कि उत्तर मध्य काल के कवि जो थे वो
आधुनिक काल की भी प्रतिध्वनि जिनको सुनाई देने लगी और उन्होंने अपने काव्य में इस प्रकार के स्वर को गूंजाने लग दिया। जिसमें मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास ले सकते। इस प्रकार की रचनाओं में समय सुंदर के कुसुमांजलि, सीताराम चतुष्पदी, पुण्य छत्तीसी कह सकते। ज्ञान सागर की छंद चौपाई समालोचना, माला पिंगल, पूरब देश वर्णन आदि रचना है। जैन शैली के रचनाकारों में धर्मवर्धन, कुशल जी, जयसोम, उपाध्याय लाभवर्धन, मानजती, दौलत विजय, विनय चंद, जयमल, भीखण जी, जिन समुद्रसूरी, मति सुंदर, हेमराज और कुशल चंद्र आदि कवियों को ले सकते। जब हम बात करते हैं चारण शैली की कवियों में, तो चारण शैली के कवियों ने भी अपनी रचनाएं इन विभिन्न स्वरों को लेकर लिखी। इसमें भक्ति का भी स्वर था, नीति का भी स्वर था और श्रृंगारी रचनाएं थी। कैसोदास सागर का, निशानी विवेक सिंह, छंद महादेव, छंद गोरखनाथ का, राव अमर सिंह जी राठी का, गजगुण रूपण, गुण रूपण आदि प्रमुख है। माधवदास नटवाड़िया का रामरासु, भाषा रसम स्कंद और गजमो प्रमुख कहा जा सकता है। जग्गा जी क्रिया की बचनी का रतन राठौड़ रतन सिंह जग्गा जी क्रिया भी प्रमुख है और जोगीदास ने भी हरि पिंगल प्रबंध लिखा। हमीरदान रत्नों के 175 ग्रंथ दिखाई देते हैं, जिसमें लखपत पिंगल, पिंगल प्रकाश, अमीर नाममाला, जदवंश वंशावली, देशनगिरी वचनिका, ज्योतिष चढ़ाव, चाणक्य नीति आदि प्रमुख है। इन रचनाओं में हमीर नाममाला राजस्थानी शब्द भंडार की या शब्द भंडार की विशेषता की एक महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है। जब हम बात नीति काव्य की करते हैं तो नीति काव्य में एक प्रमुख नाम आता है। नीति काव्य के रचनाकारों में एक प्रमुख नाम आता है कृपाराम, कवि कृपाराम। नीति के दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से कवि कृपाराम ने अपनी एक विशिष्ट रचना प्रस्तुत करी और उस रचना को नाम दिया गया राजग्यारह दूहा या राजग्यारह। इस रचना के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि इस रचना को लोग राजग्यार की रचना कह देते हैं, जबकि कवि कृपाराम ने अपनी यह रचना अपने सेवक को संबोधित करते हुए लिखी है। और इस कृपाराम जी के राजग्यार दूहा के बाद संबोधन पर नीति काव्यों की एक विस्तृत परंपरा हमें देखने आती है, जिसमें चकरिया हुआ, भेड़िया हुआ, भानिया हुआ, ऊँटिया हुआ, इस तरह की रचनाएं हमें बहुत दिखाई देती है, जिसमें या तो कवि ने अपना नाम लिखा या किसी और को संबोधित किया। जब हम राजस्थानी साहित्य की नीति काव्य परंपरा की राजग्यार बात करते हैं, लगभग 200 के आसपास पोस्ट छंदे दिखाई देते हैं, लेकिन सरलता, सहजता, बोधगम्यता और नीति परकता का जो तत्व इस रचना में समाहित है, आप समझ लीजिए कि यह राजग्यारह दोहा राजस्थानी साहित्य की एक अनुपम रचना है। और इन दोहों की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इन दोहों ने जन्म के हृदय में निवास किया और कोई भी ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो इस नाम से परिचित नहीं होंगे या जिन्हें इस तरह का एकाध दोहा भी याद नहीं होगा। इस क्रम में कृष्णा आढ़ा भी एक महत्वपूर्ण कवि रहे, जिन्होंने भीम विलास रखा लिखा। कृष्णा आढ़ा की एक महत्वपूर्ण रचना जो रीति पर था, उस रचना का नाम है रघुवर जस प्रकाश। विभिन्न छंदों, अलंकारों के लक्षणों, काव्य दोषों, इन सब को लेकर उन्होंने राम कथा को प्रस्तुत किया और उस राम कथा में पहले
लक्षण लिखा है छंद का, अलंकार का, काव्य दोष का, उसके पश्चात उस रचना में, उस छंद में भगवान श्री राम के चरित्र को उसी छंद में प्रस्तुत किया या उनकी कथा को उसी छंद में प्रस्तुत किया। इस प्रकार की यह रचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है। इसी क्रम की एक और रचना कवि मंचाराम की कही, रघुनाथ ऊपर गीता। यह भी एक ऐसी रचना है जिसे मंचाराम सेवक ने संपादित किया। यह भी एक ऐसी रचना है जिसमें राम कथा को आधार बने। इस क्रम में जो और रचनाकार हमें दिखाई देते हैं उसमें कल्याण दास भेड़ू, ओमकरण, ओपा जियाला, जिनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है जहां वो कहते हैं, आपा बात करा और की, आपा की कोई करसी और, अर्थात हम जब किसी की निंदा करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भी कोई अवश्य ही निंदा करता है। लखमो जी, हेमसो, सेवाराम, किशनदास, राज सिंह, हरिदास पाल, किशोरदास, गिरधर आसिया, पीड़िताम लालच, हरिदास सिंह नायक, अर्जुन जी बालक, उमेद सिंह सांगू, इस प्रकार के रचनाकारों में हमें दिखाई। इसी क्रम में कुछ रचनाकार ऐसे जो सामान्य शैली से जुड़े हुए रहे, इन्हें लौकिक शैली भी कहा जा सकता है, सामान्य शैली चारण और जैन शैली से बिल्कुल अलग है। वो रचनाकारों में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, जिनकी रचनाओं में भाषा भूषण, सिद्धांत, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, चंद्र प्रभु, कुली जसवंत संवाद आदि प्रमुख है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण रचनाकार हमारे सामने आते हैं, जो गद्य रचनाकार रहे, वो है गुरु नैन सिंह। मारवाड़ राज्य के प्रधान रहे और इन्होंने महाराजा गज सिंह के समय कार्य किया था। इन्होंने इतिहास लेखन किया। इनकी दो प्रमुख रचनाएं बहुत ही प्रमुख हैं, मूता नैन सिंह ख्यात जो 3 भागों में प्रकाशित हुई, और मारवाड़ का परगना विगत। उन्होंने संपूर्ण मारवाड़ राज्य के प्रत्येक परगना का, प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण करवाया। जो आज जनसंख्या का सर्वेक्षण होता है, लगभग वही उसका एक प्रमुख आधार रहा, जिसमें उस गांव में कितनी जनसंख्या, कितनी तरह की जातियां, कितने तालाब, कितने कुएं, कितनी खेती की जमीन, कितनी सिंचाई की जमीन, कितना ये, कितने जानवर, ये सभी, कितना टैक्स वहां से कलेक्ट किया जाता है। ये जितनी भी बातें हैं आज भी लगभग आज से 400 साल पहले समझ ले, 350 साल पहले समझ ले, इस प्रकार का प्रयोग करना अपने आप में बहुत बहुत मदद। और यही कारण रहा कि इन्हें मारवाड़ का अमूल बदल। ख्याल से इन्होंने अपनी ख्याल के माध्यम से इन्होंने अनेक जातियों का वर्णन किया, राज्यों का वर्णन किया। तो यह कुछ लोक कथाओं को भी संग्रहित किया। तो यह ख्याल भी अपने आप में बहुत जैसे मैंने आपको पूर्व में भी उद्धृत किया है, मनसाराम कवि का जो रघुनाथ रूपक है, वो रघुनाथ रूपक अपने आप में एक विशिष्ट रचना है, जिसमें छंद, अलंकार, काव्य दोष की बात करते करते राम कथा को प्रस्तुत किया। जब हम उत्तर मध्यकाल के अंतिम पड़ाव की ओर आते, तब उस पड़ाव में जो मैंने आपको पहले बात देखी कि हमें बदलाव के स्वर सुनाई देते हैं, आधुनिकता के स्वर सुनाई देते हैं, परिवर्तन के स्वर सुनाई देते हैं, और वो परिवर्तन का स्वर हमें सुनाई देता है कवि राजा बांकीदास। लेकिन कवि राजा बांकीदास की चर्चा करने से पहले उस समय के मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह का वर्णन करना उचित है। महाराजा मान सिंह के कारण ही कवि राजा बांकीदास कुछ लिख पाए। महाराजा मान सिंह इतिहास और साहित्य के प्रेमी थे। उन्होंने
जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश का स्थापना की थी। और उन्होंने जो रचनाएं लिखी, उनकी खुद की रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध है। नाथ चरित्र, विद्वन मनोरंजनी, कृष्ण विलास, भागवत की टीका, 84 पदार्थ नामावली, नाथ पुराण, स्वरूपों के कवित्व, मान विचार और स्फुट गीत। और उन स्फुट गीतों में श्रृंगारिक रचनाओं बहुत प्रधान का। इन्हीं के राज्यासित कवि महाराजा मान सिंह के राज्यासित कवि राजा बांकीदास, जो संधि काल के कवि कहे जाते हैं, जो उत्तर मध्य काल से भी जुड़े हुए गए और आधुनिक काल का प्रथम स्वर यदि राजस्थानी साहित्य में सुनाई देता है, वो सुनाई देता है हमें कवि राजा बांकीदास के काव्य, जिन्होंने सबसे पहले यह चेतावनी दी थी और यहाँ के शासकों को यह चेताया था, आए अंग्रेज हमारे मुल्क के ऊपर आ गया है, हमें सावधान होकर रहना है। जो पहले लोगों ने अपनी जमीन को, अपने राज्य को, अपनी मातृभूमि को मरकर भी नहीं दी, ये अंग्रेज हंसते हंसते आपसे इस जमीन को छीन लेंगे। यह कारण ये था, ये अंग्रेज लोग मित्रता का संधि और उस मित्रता की संधि में राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में है और उस मित्रता की संधि में जो संधि होती थी वो हंसते हंसते होती थी। इसलिए उन्होंने कहा, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, लेकिन आपको अपने राज्य की, आपको अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। उनकी प्रमुख एक गीत है, उस गीत की पंक्तियां इस प्रकार है। आयो इंग्रेज मुलक रहे ऊपर, आहस लीबी खेच पूरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया ऊहा गई धरा। कोई तो राखो रे रजपूती का हिंदू का मुसलमान। चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप अपनी रजपूती रखो। आप जब मरने का समय आया है, तब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यह गीत आजादी का उद्घोष गीत बना और उन्होंने कहा, जो लोगों ने अपनी मातृभूमि को मरकर भी किसी को नहीं सौंपा, अंग्रेज आपके हंसते हंसते यह मातृभूमि आपसे छीन रहे, हमें सावधान करना चाहिए। उत्तर मध्य काल के इसी परिवर्तन स्वर में यह संधि काल, इसमें आधुनिकता के स्वर भी दिखाई देते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाया सूर्यमल भीषण ने। इस प्रकार उत्तर मध्य काल में विविधताओं का साहित्य दिखाई देता है प्रचुर मात्रा में। इस काल में भी साहित्य सृजन हुआ। जैसे कल मैंने आपको कहा था, भक्ति काल में भी बहुत प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन हुआ। उसी प्रकार इस रीति काल में भी नानाविध विषयों को लेकर साहित्य सृजन किया गया और यही कारण है कि हम संपूर्ण राजस्थानी साहित्य के मध्य का हम साहित्यिक दृष्टि से साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। धन्यवाद।